हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज हाई कोर्ट की। और हमने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने जो भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, कोलेजियम का रोल और किस तरीके से ये कोलेजियम आया हुआ है थ्रू फेमस 3 जजेस केस, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। इसमें हम क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, ज्यूरिसडिक्शन एटसेट्रा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। तो क्वालिफिकेशन क्या नेसेसरी है हमारे हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। पहला, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन फुलफिल हो जाए। पहली कि जुडिशियल ऑफिस उसने होल्ड किया 10 साल के लिए। जुडिशियल ऑफिस ना मतलब जैसे जो कोई भी लेट्स से स्टेट की जुडिशरी में हो, सिविल जज हो या फिर मजिस्ट्रेट रहा हो, तो ये सारे ही हमारे जुडिशियल ऑफिस की कैपेसिटी में आते हैं। तो ये सब हमारे जुडिशियल ऑफिस के अंदर ही आते हैं ना। तो अगर 10 साल के लिए तो बन सकता है। साथ ही साथ अगर वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में बिना किसी ब्रेक के काम किया हो और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन में काम किया हो, तो बन सकता है वो हाई कोर्ट का जज। ठीक है, चलिए टेन्योर देख लेते हैं। सो बेसिकली इसका जो टेन्योर होता है ना, वो 62 साल की एज तक का रहता है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग इज एज, तो वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई। और इसकी एज के रिगार्डिंग जो डिसीजन होगा ना, वो प्रेसिडेंट का ही फाइनल होगा, लेकिन कंसल्ट जरूर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। कौन? प्रेसिडेंट। साथ ही साथ वो रिजाइन भी कर सकता है बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब रिमूवल देख लेते हैं। सो बेसिकली इसका पूरा प्रोसेस हम अभी फुल फ्लेजेड पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा जो हाई कोर्ट का जज होता है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो 217 क्लॉज वन सब क्लॉज बी के अंदर मेंशन होता है इसका रिमूवल, और ये सेम मैनर में रिमूव किया जाता है जैसे जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिमूव किया जाता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4, दैट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग रेजोल्यूशन इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब ग्राउंड दो ही मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, है ना, कि प्रूवन मिसबिहेवियर होगा या इनकैपेसिटी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का इनिशिएशन स्टार्ट हो सकता है किस चीज़ के लिए? उसके रिमूवल के लिए। तो वैसे ही हमारे हाई कोर्ट के लिए भी है। ठीक है, तो सो जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीली, है ना, ताकि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन हो सके। इसी वजह से एग्जीक्यूटिव जो है जज को रिमूव नहीं कर सकता, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का, वो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है जुडिशरी को, वेल आल्सो प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू डील विद मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी ऑफ जजेस। ठीक है, इंडिपेंडेंस तो प्रोवाइड कराता ही है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसके अगेंस्ट रिमूवल मोशन भी स्टार्ट कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। ठीक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है, वैसे हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका भी रिमूव करने का प्रोसीजर एक बहुत कड़ा होता है, जो कि 217 आर्टिकल के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, और इस 217 आर्टिकल को, जिसमें हाई कोर्ट के जज का रिमूवल मेंशन है, उसको हम रीड करते हैं विद आर्टिकल 124 क्लास 4 एंड 5, क्योंकि जैसे हमने कहा ना 217 के अंदर कि सेम मैनर में रिमूव किया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके। और ये सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव किया जाता है, इसी आर्टिकल में मेंशन है। तो अभी देख लेते हैं। और ये प्रोसेस को जानबूझ करके टफ बनाया गया है ताकि जजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से या फिर आर्बिट्रेरीली रिमूवल से। ठीक है, ग्राउंड्स हमने देख लिया कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब देख लेते हैं प्रोसीजर इसके रिमूवल का। सो सबसे पहले क्या करते हैं ना, मोशन को इनिशिएट कराया जाता है, फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती है, फिर कमेटी की रिपोर्ट आती है, देन वोटिंग की जाती है पार्लियामेंट में, और इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इसको देख लेते हैं सारा वन बाय वन करके। ठीक है, तो देखिए जी, मोशन के इनिशिएशन का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज हमारा कन्विक्टेड है किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, और ग्राउंड क्या मेंशन है? ग्राउंड मेंशन हमारा भाई प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, है ना। तो इस बेसिस पे उसको रिमूव करने की बात की जा रही है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसके मोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मोशन का इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ अप्रूवल बाय देयर मेंबर्स, लाइक एमपीएस का अप्रूवल। ठीक है, तो अगर उसके रिमूवल के लिए जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लोकसभा में, तो 100 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही हमारा मोशन इंट्रोड्यूस किया गया और पास कर दिया गया, ठीक है, पास कर दिया गया मतलब 50 लोग हमारा, लेट्स से कि हमारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया कि हम पर्टिकुलर ए जज के अगेंस्ट रिमूवल का मोशन करने जा रहे हैं, और 50 लोगों ने अपनी सहमति दे दी, मतलब अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। ठीक है, अब इंक्वायरी कमेटी का क्या
अब इंक्वायरी कमेटी का क्या काम है? देखिए, वंस एडमिटेड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, स्पीकर और चेयरमैन इन केस ऑफ लोकसभा, इन केस ऑफ राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमिटी अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और कमेटी क्या-क्या इंक्लूड करेगी? तो बेसिकली एक हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, है ना? इसमें क्या करेगा? इसके थ्रू जो लोकसभा में अगर इनिशिएट किया गया है मोशन, तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में किया गया है तो हमारा चेयरमैन, ये लोग क्या करेंगे? एक हमारी इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे जिसमें 3 मेंबर होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस होगा उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा जिसको लॉ वगैरह की जानकारी होती है ज़्यादा, ठीक है? अब देख लेते हैं कि अब ये जो कमेटी होगी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस, जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। द जज इन क्वेश्चन इज गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ ड्यूरिंग इंक्वायरी, ठीक है? तो अब कमेटी अपनी रिपोर्ट निकालेगी कब? जब इन्वेस्टिगेट पूरा कर लेगी मैटर उस पर्टिकुलर जज से रिलेटेड, कि क्या ये जो इसको सू किया जा रहा है इसको रिमूवल करने के लिए, क्या ये सही है या गलत है? तो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और अगर कमेटी ने ये पाया कि वो नॉट गिल्टी है तो मोशन इसी वक्त खत्म हो जाएगा और आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा। और अगर कमेटी ने पाया कि वो गिल्टी है, हाँ, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे ये गलत है हमारा ये पर्टिकुलर जज, है ना? तब क्या होगा? ये जो मोशन होगा इसके रिमूवल का, वो कंसीडर किया जाएगा और अब चला जाएगा वो ओरिजिनेटिंग हाउस में। ओरिजिनेटिंग हाउस का मतलब ये हुआ कि जैसे लोकसभा में हमने कहा ना कि 100 मेंबर की रिक्वायरमेंट है और राज्यसभा में 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट है कम से कम। तो मान लीजिए ये मोशन हमारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये अब जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट कर देगा। रिपोर्ट कौन? इंक्वायरी कमेटी। किसके पास में? राज्यसभा के पास में, ठीक है? अब इसके बाद में वोटिंग हुई पार्लियामेंट में। सो फॉर द मोशन टू पास इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस सेपरेटली, a majority of the total membership of the house and 2/3 majority of members present in voting, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 लगेगी। तो अब वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। सो फॉर द मोशन टू पास इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस। स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी लग रही है? टाइप 2 लग रही है, मतलब 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग से ज़्यादा होने चाहिए, और ये जो मेंबर प्रेजेंट होंगी 50% ऑफ स्ट्रेंथ जो हाउस की उससे ज़्यादा हो। तो अब मान लीजिए कि इसको पास कर दिया गया अगर, तो अब क्या होगा? अब दोनों हाउसेस से इस स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 के थ्रू हमारा मोशन पास कराया जाएगा, और जब पास हो जाएगा तब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। सो वंस बोथ हाउसेस पासेस द मोशन इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इशूज द फॉर्मल ऑर्डर रिमूविंग द जज फ्रॉम हिज ऑफिस। क्रोनोलॉजी समझिए। जजेस फाउंड गिल्टी किस बेसिस पे? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। मोशन लगाया गया, लोकसभा में 100 मेंबर का ज़रूरी है, राज्यसभा में 50 मेंबर का ज़रूरी है। इनको अगर मान लीजिए ये हमारा मोशन पास कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, देन हमारा इंक्वायरी कमेटी बैठी 3 लोगों की, इन्वेस्टिगेट की चार्ज। उसके बाद अगर उसे लगा कि नहीं गिल्टी है तो कैंसिल हो गया, यही मोशन लैप्स कर गया। अगर उसे लगा गिल्टी है तो वो तुरंत भेज दिया रिपोर्ट हमारा ओरिजिनेटिंग हाउस के पास में। फिर क्या होगा? अब रोल आएगा हमारा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी 2/3 मेजॉरिटी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से 2/3 मेंबर आर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड दिस 2/3 मस्ट बी ग्रेटर देन द 50% ऑफ द हाउस। और अगर ये पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट के पास में इशू ऑर्डर जाएगा, प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा उस पर्टिकुलर जज को उसके ऑफिस से। तो अब देख लेते हैं कि इन द सब कमिटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1992 का ना, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है जो 1968 का है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसमें इसको किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस हमारे केस में, किस केस में? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में। और उसने ये भी कहा कि इट मेनली रेगुलेटेड द यूज ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड देयरफॉर इन दिस रिगार्ड द कोर्ट डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेस इनटू 2 पार्ट, पॉलिटिकल एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट। ये जो पार्लियामेंट से रिमूव हो रहा है वो हमारा पॉलिटिकल एक्ट है, और जो हमारा जुडिशियल एक्ट क्या चाहिए? जुडिशियल एक्ट मतलब जो हमारी इंक्वायरी कमेटी बैठी है हमारे एक तरीके का जुडिशियल एक्ट है ना? तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पावर को डिवाइड कर दिया 2 तरीके से रिमूवल ऑफ जज से रिगार्डिंग। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो इंट्रोडक्शन हो रहा है रेजोल्यूशन का बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, एंड द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस, एक तरीके का हमारा क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी? पार्लियामेंट की। और हमारा ये पॉलिटिकल एक्ट है क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा हो रहा है ना, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करना मोशन को फिर साथ साथ पास कराना मोशन को, ये पॉलिटिकल एक्ट है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बैठ रही है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का है हमारा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कमेटी को, और फिर कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है चार्जेस को। साथ साथ प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर दे रहा है उसके रिमूवल के लिए अगर जज हमारा गिल्टी पाया जाता है। तो ये तरीके का जुडिशियल एक्ट है, क्योंकि यहाँ जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है ना वो जो है डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय नहीं कर रही है, ठीक है? सो द जजेस कंसर्न्ड एंजॉय द राइट टू बी हर्ड ओनली बिफोर द जुडिशियल कमिटी। क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर हम इस वजह से ये लिखा हुआ है कि जो जजेस कंसर्न्ड है जिसके रिमूवल की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कमेटी के सामने वो अपनी बात रख सकता है, वो यहाँ पर बात नहीं रख सकता है। किसमें? पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि देखिए इसी के अगेंस्ट तो मतलब रिमूवल स्टार्ट किया और मोशन भी इनिशिएट किया पार्लियामेंट ने ही। इस वजह से जो उसको हमारी अपॉर्चुनिटी दी गई है वो दी गई है हमारी इन फ्रंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, ठीक है?
सो इफ द 3 member जुडिशियल कमेटी स्टैब्लिश करती है प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, देन दैट जज विल बी रिमूव्ड, बट इट इज ऑन पार्लियामेंट वेदर इट वांट्स टू रिमूव जज और नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसके बाद में जब मान लीजिए इसने हमारा प्रूफ कर दिया ना, जुडिशियल कमेटी ने 3 member की जो थी, तो उसके बाद में तो पार्लियामेंट के पास ही जाने वाला है ना, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से पास होने के लिए। तो सारी पावर एक तरीके से पार्लियामेंट के पास ही है कि वो क्या जजेस को रिमूव करना चाहती है कि नहीं चाहती है। ठीक है। However, if the judicial committee fails to establish proof of misbehavior or incapacity, then the parliament cannot take up resolution for passage and hence they just cannot be removed. ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या ये देख लेते हैं कि जो रिगरस प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये एक डेलिकेट बैलेंस बनाता है किसके बीच में, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बीच में। ठीक है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जजेस है ना, सिर्फ उनको इंडिपेंडेंस मिली है, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, बट दे नीड टू एक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारा ये रिमूवल प्रोसेस किया गया है। ठीक है। सो फॉर नो हाई कोर्ट जज हैज एवर बीन रिमूव्ड, ये एक फैक्ट है, अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जज रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 218 क्या कहता है। तो अभी हमने रिमूवल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आर्टिकल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। सो 218 कहता क्या है, द सेम रिमूवल प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5 आर एक्सटेंडेड टू हाई कोर्ट जजेस। जो हमने पूरी बात की वही लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट हाई कोर्ट जज एंजॉय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एज सुप्रीम कोर्ट जज व्हेन इट कम्स टू रिमूवल, सो दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूशन एट विल। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, उसकी मनमर्जी पे जो है रिमूव नहीं किया जा सकता है, ताकि जो एक जुडिशियल बैलेंस है, साथ ही साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है। सो रिमूवल जो होगा किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ मोशन पास बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। अभी मैंने बताया कि स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 क्या होती है, जरा आप तुरंत सोचिए या कमेंट में बताइए कि क्या होती है। ठीक है, इसमें कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट में। सो ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड क्या मेंशन है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो आर्टिकल 218 प्रोटेक्ट करता है कोर्ट जजेस को फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर से और इंश्योर करता है उनकी इंडिपेंडेंस को और साथ साथ इम्पार्शियलिटी को। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा 218 है ना, रिमूवल की बात करता है हाईकोर्ट के जजेस की, तो किस तरीके से ये 124 और 124 क्लॉज 5 के साथ लिंक है। तो देखिए 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय द प्रेसिडेंट though a parliamentary motion through a parliamentary motion on grounds of proven misbehavior or incapacity. Similarly, 124 clause 5 says that parliament may make laws to regulate the procedure for the removal of judges. इसी वजह से उसने बनाया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना, किस तरीके से आर्टिकल 218 124 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 के साथ लिंक है, तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 219 की तरफ कि ओथ और अफर्मेशन बाय हाई कोर्ट जजेस। 219 बात करता है हाई कोर्ट की जजेस की ओथ से रिलेटेड। और ये कौन कराता है हाई कोर्ट के जजेस की ओथ, गवर्नर कराता है, या गवर्नर किसी पर्सन को अपॉइंट किया कराया हो हाई कोर्ट के जज के ओथ लेने के लिए। ठीक है। टेक्स्ट ऑफ ओथ क्या होता है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि जो भी हमारा ओथ होता है ना, ओथ पेपर, उसमें जो भी मेंशन है कि क्या क्या चीज़ लेना है, क्या क्या चीज़ बोलना है, वो किस किस में मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, जब हम शेड्यूल कवर करेंगे तो हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो कंपेयर विद आर्टिकल 124 क्लॉज 6 और द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है जी, तो चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 220 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस पे रोक लगाया जा रहा है आफ्टर बीइंग परमानेंट जज। किसकी किसकी बात हो रही है, इसको देखते हैं। सो आर्टिकल 220 सेज दैट अ पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट देन ही कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। कि अगर कोई, इसमें समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि अगर कोई हाई कोर्ट का हमारा जज है और वो परमानेंट जज है, तो वो हमारा पहली बात तो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है प्राइवेटली और इंडिपेंडेंटली। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज की कैपेसिटी की तरह काम कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है, कांट प्रैक्टिस इन सेम हाई कोर्ट वेयर दे सर्व्ड, है ना। अब लेट्स से कि हमारा कोई जज था, वो उसी हाई कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहाँ पर वो पहले जो है रह चुका हो, और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ट्राइब्यूनल्स में भी दैट इज सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट। लेट्स से कि हमारा यूपी के अंदर कोई ट्राइब्यूनल रिलेटेड है, तो उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल में भी काम नहीं कर सकता है ना, कौन, पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है दो। अब आता है अलाउ की गई है प्रैक्टिस कहाँ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, अदर हाई कोर्ट में, देख लिया हमने। तो अब देख लेते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, जो कि हमारे 223 में मेंशन है, एडिशनल जजेस 224 एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट दैट इज 224 क्लॉज ए में। इसको देख लेते हैं।
तो 223 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। कब? जब जो है जो ऑफिस है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो वैकेंट हो, या चीफ जस्टिस हमारा टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो, एब्सेंट हो, या साथ ही साथ चीफ जस्टिस उसका हाई कोर्ट का जो हो वो हमारा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर पा रहा हो। तब क्या करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा उस पर्टिकुलर हमारे हाई कोर्ट के जज को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये टेम्परेरी होगा, है ना। देन आता है, ये देखिए टेम्परेरी होगा, वाइल चीफ जस्टिस ऑफ दैट until चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट resumes और न्यू चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड, तभी तक काम करेगा जब तक, 1 सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि जो चीफ जस्टिस होगा हमारा उस हाई कोर्ट का वो रिज्यूम तभी तक करेगा जब तक जो है जो हमारा चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का है या तो वो आ ना जाए अपनी ड्यूटी को रिज्यूम ना कर दे, या फिर नया चीफ जस्टिस हमारा अपॉइंट ना किया जा सके। तो जैसा मैंने कहा ना टेम्परेरी होगा, और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट का जज है वो चीफ जस्टिस की तरह तब तक ही एक्ट करेगा जब तक चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो जाए या नया चीफ जस्टिस अपॉइंट ना किया जा सके। और ये अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पढ़ लिया। अब 224 आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा और एक्टिंग जजेस का। तो देखिए, when there is a lack of quorum of permanent judges to hold or continue any session of high court, then president with recommendation of chief justice of India can appoint additional or acting judge in high court for a temporary period के लिए। सिंपल लिखा हुआ है ना कि लेट्स से कोरम नहीं है, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ जजेस जितने होने चाहिए हाई कोर्ट में उतने नहीं हैं, मतलब वो अनअवेलेबल हैं, ठीक है। तब क्या होगा? प्रेसिडेंट विद रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी जज को एडिशनल और एक्टिंग जजेस की तरह अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। अच्छा, एडिशनल जज और एक्टिंग जजेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, व्हेन वर्कलोड इज हाई होता है और पेंडिंग केसेस होते हैं तब जो है एडिशनल जज को लाया जाता है, और इनका टेन्योर मैक्सिमम 2 इयर्स का होता है। और एक्टिंग जज क्या है? जब जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के अदर देन चीफ जस्टिस, है ना, अनेबल हो टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बिकॉज ऑफ इलनेस और सम काइंड ऑफ एब्सेंस, तो क्या होगा कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा इन रिकमेंडेशन विद सीजीआई ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करेगा एक्टिंग जज को, ठीक है। इनका टेन्योर होगा अंटिल परमानेंट जजेस रेज्यूम हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी, ठीक है जी। तो देखिए, अब ज्यूरिसडिक्शन और पावर ऑफ हाई कोर्ट 225 से 227 आर्टिकल तक मेंशन है, ठीक है। मेनली आर्टिकल 225 में आती है। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। सो द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड केसेस, मतलब ये एक लीगल पावर होती है ना हाई कोर्ट की कि वो किस ज्योग्राफिकल एरिया तक जा करके किसी भी पर्टिकुलर केस को सुन सकता है, साथ ही साथ डिसीजन दे सकता है, अपनी प्रोनाउंसमेंट दे सकता है, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट होता है वो पर्टिकुलर स्टेट का होता है ना। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो उस स्टेट तक सीमित होती है, ठीक है। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल, 214 आर्टिकल कहता है, पढ़ चुके हैं। देयर ज्यूरिसडिक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन and various laws made by the parliament or state legislature, okay. So now let's talk about types of jurisdiction of high court। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। सो बेसिकली देखिए, जिस तरह से हमने ज्यूरिसडिक्शन में समझा ना कि जो अथॉरिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की वो एक हमारे ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित होती है, तो वैसे ही हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो हमारे केसेस को फर्स्ट इंस्टेंस में सुनता है। इसमें एक हमारी लाइन आती है ना कि फर्स्ट इंस्टेंस में, पहली बार में सुन लेता है, ना कि किसी अपील के थ्रू, ना ही किसी रिट पिटिशन के थ्रू, है ना। ये केस नहीं सुन रहा बल्कि डायरेक्टली सुन ले रहा है, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो अब इसके वन बाय वन पॉइंट्स को देख लेते हैं, है ना। केसेस कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट नॉट थ्रू अपील, जैसे मैंने आपको बताया। इस स्कोप अब इसका क्या क्या है, मतलब ये कहाँ तक ये फैसले दे सकता है अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो लेट्स से अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसके इन्फोर्समेंट में अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है जी। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ पीएम्स एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर, केसेस ट्रांसफर फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज नैरोअर देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होती है ना। ये हमारा इंडिया है, इसमें कहीं भी अगर कुछ होगा तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन लेट्स से हमारा यूपी का, हमारा हाई कोर्ट का है, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर यूपी से हमारा सुनेगा केसेस को, ठीक है। तो इस वजह से जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा बड़ी होती है और हाई कोर्ट की छोटी होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे केसेस के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन केस के परव्यू में आते हैं और ये क्या करता है, केसेस को सॉल्व करता है, ठीक है, और सुनता है। ऑब्वियस सी बात है, सुनेगा तभी सॉल्व करेगा। तो अब देख लेते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। सो बेसिकली हमने क्या देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कि जो हाई कोर्ट होता है वो केसेस को फर्स्ट इंस्टेंस में सुनता है। लेट्स से कि कोई पर्सन ए है तो वो अपने केसेस को सुनाने गया, फाइल करने गया, है ना, हाई कोर्ट, तो पहले ही बार में उसका कोर्ट सुन लेगा केस। इसी को बोलते हैं ये इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पार में आता है। लेकिन एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाई कोर्ट है ना वो अपील के थ्रू केस को सुनेगा। कैसे? लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ए ही है, अब उसने लेट्स से उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ा, किसी पर्टिकुलर लेट्स से ज़मीन का विवाद था और उसने लड़ा और उसको इससे संतुष्टि नहीं हुई डिसीजन से, तो अब वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट आएगा और आकर के अपील करेगा, है ना, कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के साथ संतुष्ट नहीं है, कृपया आप हमारे मैटर को आप सुनिए, मतलब हाई कोर्ट के जजेस सुने। तो इसी की रिक्वेस्ट को लेना, इसी यही आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की पावर के अंदर, हाई कोर्ट की, ठीक है। तो देखिए अब ये किस किस के डिसीजन के अगेंस्ट सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल कोर्ट हो, ठीक है। अब इसका स्कोप देख लेते हैं। पहली बात तो सिविल अपील सुनता है, लेट्स से डिक्री कोई भी ऑर्डर फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट से पास हुआ है और उससे वो व्यक्ति हमारा संतुष्ट नहीं है, तो वो हमारा अपील करेगा हाई कोर्ट में, फिर जो हाई कोर्ट होगा वो उसके केसेस को देखेगा। क्रिमिनल अपील्स में क्या है कि जो केस होते हैं इन्वॉल्विंग डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ओवर 7 years और लेसर पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड बाय लॉ, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं रिट अपील। तो बेसिकली जो हमारा हाई कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है वो रिट अपील को भी कवर करती है ना, अगेंस्ट अ सिंगल जजमेंट डिसीजन विद इन दैट हाई कोर्ट, ठीक है। और ये जो हमारी हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, वो वाइडर होती है देन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन हमारी क्या होती है हाई कोर्ट की, अंडर आर्टिकल 226। जैसे हम जानते हैं ना कि लेट्स से हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो उस फंडामेंटल राइट को इन्वोक करने के लिए हमें अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट मूव करने का अधिकार है। तभी हमारा जो पर्टिकुलर हाई जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो इन्फ्रिंज हुआ है उसको इन्वोक कराया जाएगा और सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अब क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होता है वो इशू करता है रिट फाई हैबेस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्चुरारी इनको वारंटो। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें ना हम आर्टिकल 32 में कवर कर लेते, तो अब हमें यहाँ 226 में कवर करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये ग्राउंड्स देख लेते हैं। सो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जैसे बताया एज वेल एज अदर लीगल राइट्स, तो इसी वजह से लीगल राइट भी इन्वॉल्व हो जाता है ना हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो इसी वजह से जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस को सुनता है और उसके अगेंस्ट हमारा इशू करता है रिट, जैसे हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्चुरारी को वारंटो की। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट होता है ना वो हमारा लीगल मैटर्स में भी रिट इशू करता है, ठीक है। Writ jurisdiction of High Court under Article 226 is not exclusive but concurrent with the jurisdiction of Supreme Court under Article 32, ठीक है। अब ये सब कुछ ना समझाने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सब अंडरस्टूड होती हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 32 आर्टिकल में पढ़ लिए होते हैं ना। अब देखते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 227। So High Court has power of superintendence over all courts and tribunals within its territory except those relating to armed forces, है ना। जैसे लेट्स से हमारा यूपी है, यूपी का हाई कोर्ट है, तो इसमें कोई भी ट्राइब्यूनल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट कोई भी होगा, है ना, तो उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस रखता है, मतलब इनको देखता है कि इनकी फंक्शनिंग सही हो रही है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी निगरानी कौन रखता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट रखता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई ट्राइब्यूनल वगैरह है तो उस पे अथॉरिटी हाई कोर्ट की नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टेट की, है ना। और ये जो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है ना, क्योंकि सुपरविजन कर रहा है हमारा हाई कोर्ट, ये बहुत ब्रॉड होती है। और ये क्या क्या कर सकता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, कभी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहेगा, आदेश देगा कि लाइए इस पर्टिकुलर केस की फाइल हमको पहुंचाइए, सबऑर्डिनेट कोर्ट फिर हमारा हाई कोर्ट को पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही साथ इशू करता है जनरल रूल्स और गाइडलाइंस जो कि फॉलो की जाती हैं सारे ही जुडिशियल ऑफिस के द्वारा, किसमें, उस पर्टिकुलर स्टेट में। फिर इशू करता है लोअर कोर्ट को कि वो एक्ट करे अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही, जैसे हमारा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है ओरिजिनल, कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट के एरिया के अंदर ही जो भी केसेस होंगे उनको सुनेगा और उन पे एक्ट करेगा, डिसीजन लेगा, है ना। वैसे ही जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो ये आदेश देता है हमारे लोअर कोर्ट को कि अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपनी अथॉरिटी के अंदर ही रह करके काम करिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का, ताकि जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहे, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट का।
देन इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सुमोटो ऑन इट्स ओन, मतलब जो हमारा हाई कोर्ट होगा स्टेट का वो अपने आप ही केस ले सकता है ना, एंड नॉट नेसेसरली एन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी। हाई कोर्ट हैव कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये तो हमने देख ही लिया इसमें। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। मतलब क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये जानिए कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है। ये हमारा 1803 का यूएस में केस था ना, फेमस मैरबरी वर्सेस मेडिसन का, उसके थ्रू ही हमारा जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन आया है। अब ये डॉक्ट्रिन कहता क्या है जुडिशियल रिव्यू का, कि जो हमारी जुडिशरी होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शंस को रिव्यू कर सकती है। कैसे एक्शंस? वो एक्शंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो या पर्टिकुलर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, है ना। साथ ही साथ जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वर्ड फ्रेज ये हमारा कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस मेक्स देम गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको? हाई कोर्ट को। क्यों? क्योंकि जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अब बात कर लेते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की, जो हाई कोर्ट की है। मतलब अच्छा, ये लिमिटेड इस वजह से लिखा हुआ है ना कि लेट्स से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, इसके पास भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है ना। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले वो हमारा कंसल्ट कर सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, है ना। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट होता है, इसके पास ये फॉर्मल एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होती है। हालांकि जो गवर्नर होता है ना, वो कभी कदार क्या कर सकता है, कंसल्ट हाई कोर्ट से इन सर्टेन मैटर्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर आर्टिकल 223, सॉरी 233। सो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन क्या होता है, हमने अभी देखा ना कि जिस तरीके से जो हमारा हाई कोर्ट होता है पर्टिकुलर स्टेट का, उस वो हमारा सुपरवाइज करता है कि किसको? उस पर्टिकुलर स्टेट के लोकल कोर्ट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, ये सारी चीज़ों को। तो यही बात की जा रही है यहाँ पर। अच्छा, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है? कंट्रोल करता है हाई कोर्ट पोस्टिंग के ऊपर, प्रमोशन, लीव, डिसिप्लिन वगैरह के ऊपर, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है। साथ ही साथ हमारा लोकेट करता है केसेस को, रोस्टर्स को मेंटेन करता है और मैनेज करता है जुडिशियल ऑफिसर्स को। देन बात करते हैं स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन पावर क्या होती है हाई कोर्ट की। मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 में मेंशन है ना, कि अगर तुम जो है किसी कोर्ट के पर्टिकुलर हमारे किसके अगेंस्ट जाओगे, उसके डिसीजन के अगेंस्ट या उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो तुम्हें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा मिल सकती है। अब इसके पास में इलेक्शन डिस्प्यूट्स, खास करके जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की सीट के साथ में, उसको भी सॉल्व करने की अथॉरिटी होती है। फिर सर्विस मैटर्स, मतलब जब हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हमारा नहीं बना हुआ था ना, तो उससे पहले जो सर्विस डिस्प्यूट के केसेस थे वो हमारा हाई कोर्ट सुना करता था। ये भी एक स्पेशल पावर या जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। अच्छा, अब एक केस आता है ना, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मोहम्मद नूह 1958 का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जो हाई कोर्ट होगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि लीगल राइट भी अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का इन्फ्रिंज हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो उस पे भी हमारा रेट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी दोनों है, मेकिंग देम पावरफुल गार्डियन ऑफ राइट्स एंड जस्टिस एट स्टेट लेवल with original appellate writ and supervisory jurisdiction. High Court act as a bridge between subordinate court and Supreme Court. Their wide powers, particularly under Article 226 and 227, make them crucial for ensuring rule of law, judicial accountability and protection of fundamental rights. हाँ जी, तो अब जो हमारा हाई कोर्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे ही एस्पेक्ट्स को हमने इन डिटेल कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।